Evening friends, welcome back to our YouTube channel and we are studying about ancient Indian history. हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। अपने लेक्चर्स की इन सीरीज़ में हम लोग मौर्यन डायनेस्टी में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों, अब आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मौर्यन डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार की 272 में डेथ होने के बाद में 272 में बिंदुसार की डेथ होने के बाद में उसका बेटा अशोक, देखिए बिंदुसार के 4 बेटे थे। बिंदुसार के टोटल 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटा अशोक था। अशोक ने क्या किया, 272 में अपने फादर की डेथ के बाद 3 सालों तक 272 से 269 BCE तक उसको अपने भाइयों से साम्राज्य प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। तो 3 सालों तक अपने भाइयों से लड़ाई लड़ने के बाद 269 में अशोक जो है वो मगध साम्राज्य का, मौर्यन साम्राज्य का राजा बन जाता है। तो इस प्रकार अशोका का जो रूलिंग टाइम है वो 269 BCE से 232 BCE तक रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पूरी मौर्यन डायनेस्टी में, और मैं यूँ कहूँ कि पूरा मगधा एम्पायर में, पूरा मगधा एम्पायर, जो भी पूरा मगधा एम्पायर था उसमें सबसे विशाल और सबसे ज़्यादा जो गोल्डन पीरियड जो रहा मगधा एम्पायर के टाइम पे, वो अशोका के टाइम पे ही रहेगा। तो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा इंडिया का जो एम्बलम है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है, हमारी कंट्री का जो नेशनल एम्बलम है, जो 3 शेर जो है ना, नेशनल एम्बलम जो हमारा नेशनल कैपिटल है, वो कहाँ से लिया गया है? वो अशोका कैपिटल से लिया गया, लायन कैपिटल। कहाँ से लिया गया है? वो अशोका के सारनाथ पिलर से लिया गया है ना। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं अशोका के बारे में। अशोका का रूलिंग पीरियड 269 BC से 232 BC तक रहा, और ये बिंदुसार का बेटा था। इसकी माता का नाम था सुभद्रांगी। इसकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी इसकी माता का नाम था। तो सुभद्रांगी और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अशोक अपने फादर बिंदुसार के टाइम पर अवंती के राज्यपाल थे। मैंने आपको बताया था जब एक रिवोल्ट हुआ था तक्षशिला में, गांधार की राजधानी तक्षशिला में जब रिवोल्ट हुआ था, तो इसके बड़े भाई सुसीम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, सप्रेस नहीं कर पाए थे। तो बिंदुसार ने अवंती से अशोका को भेजा था, और अशोका ने उसको पूरे रिवोल्ट को वहाँ पे सप्रेस किया। इस प्रकार जो अशोका था, बिंदुसार उस पर बहुत भरोसा करता था। ये हालांकि अपने चारों भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है सक्षम जो है एक प्रशासक था। ठीक है, तो ये अपने फादर बिंदुसार के टाइम पर कहाँ का राज्यपाल था, गवर्नर था? ये राज्यपाल था अवंती का। चलिए, फादर की डेथ के बाद भाइयों को मारता है, और 3 साल के बाद 269 में अपना कोरोनेशन करता है। ठीक है, कोरोनेशन का मतलब ये अपना जो है राजगद्दी पे बैठने का जो 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 मुकुट धारण करता है। मुकुट कब धारण करता है? 269 में। तो इस प्रकार ये जो है अशोका मौर्यन डायनेस्टी का राजा बना। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, साउथ इंडिया में, क्योंकि अशोका ने दुनिया, अपने भारत में सबसे, पूरी दुनिया में बड़ी डायनेस्टीज में से एक डायनेस्टी जो है ना, अशोका के टाइम पे मौर्यन डायनेस्टी भी बहुत ही विशाल साम्राज्य, बहुत ही विशाल जो है इसका टेरिटरी एक्सपेंशन हो गया था। तो इसने अपने कोरोनेशन के 8वें वर्ष यानी कि 269 के बाद 262 में इसकी लाइफ का सबसे बड़ी बैटल, जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बैटल इसकी लाइफ की है वो थी इसकी लास्ट बैटल। अपनी इसके जीवन की सबसे अंतिम और सबसे महान जो लड़ाई रही वो 261 BC में रही। कौन सी? कलिंग की लड़ाई, कलिंग बैटल, बैटल ऑफ कलिंग। तो देखिए, कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। ये कलिंग कौन सा, कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है? तो आज का जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है ना, आज का जो हमारा भारत के मैप में जो उड़ीसा है, तो उसको पहले कलिंग कहा जाता था। तो कलिंग के महाजनपद पर अशोका ने क्या किया, अपना कलिंग को हरा दिया और उसकी राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया 261 में। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना होती है। क्या होता है कि इसके लाइफ में जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा यहाँ पे। तो क्या परिवर्तन होगा कि देखिए, एक बौद्ध गुरु थे, उनका नाम था उपगुप्त। उनका नाम था उपगुप्त। तो ये उपगुप्त जो थे,
इन्होंने अशोका को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उनको समझाया कि ये बैटल करने से जो है बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जीव जो है मारे जाते हैं, और उसका फिर अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है लोगों को मार करके। तो ऐसी ऐसी बातें उपगुप्त ने जब अशोका को समझाई तो अशोका का जो है ना हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? हृदय इसका परिवर्तित हो जाता है, और हृदय परिवर्तित होकर के ये उपासक बन जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और ये क्या बन जाएगा फिर? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाएगा। तो 261 की बैटल के बाद कलिंग विजय के दौरान उपगुप्त की शिक्षा ग्रहण करने के बाद अशोक में हृदय परिवर्तन हो जाता है और अब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाएगा। कौन से धर्म का हो जाएगा? बौद्ध धर्म। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानता था? इसके जो ग्रैंडफादर थे जैन धर्म को मानते थे। वो कहाँ चले गए थे? स्वर्णबेलगोला चले गए थे अंतिम समय में अपनी लाइफ के। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। कौन से संप्रदाय को मानता था? आजीवक संप्रदाय को मानता था। लेकिन अब अशोक कौन से धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म। तो तीनों ही जो है अलग अलग धर्मों को मानते थे। चलिए, तो बौद्ध धर्म को मानना स्टार्ट कर दिया अशोक ने, और इसने हथियार उठाना छोड़ दिया। और अब क्या किया? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारे मिनिस्टर्स को, बहुत सारे जो है महामात्याज को, उनको कहा जाता है महामात्याज, बहुत सारे महामात्याज को या मंत्रियों को जो है नियुक्त कर देता है। और ये क्यों मंत्रियों को नियुक्त करता है? कि आप लोग अब बौद्ध धर्म को स्प्रेड कीजिए। यही नहीं, अशोका ने अपने बेटे और अपनी बेटी, अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र। अशोक के बेटे का नाम क्या था? महेंद्र। ये अपने बेटे महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को कहाँ भेजता है? श्रीलंका भेजता है। श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यही नहीं, अशोक जो है यवन जो अरेबियन लैंड है ना, यूनान और जो ईरान है उसके बीच में जो अरेबियन लैंड आती है, तो वहाँ पे यवन जो देश है, आज के जैसे यूनान है, सऊदी अरब है, ये जो एरिया है, यहाँ पर इसके स्तंभ लेखों से पता चलता है कि इसने वहाँ के 5 राजाओं के पास अपने महामात्याज को भेजा। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसलिए अशोका जो है रेस्पॉन्सिबल है पूरी जो है एशिया में बौद्ध धर्म के स्प्रेड करने में। अशोका का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब अशोका के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, अशोका ऐसा पहला राजा हुआ पूरे भारत के सब कॉन्टिनेंट में जिसने सबसे पहले रॉक इंस्क्रिप्शंस को स्टार्ट किया। इंडिया में सबसे पहले रॉक इंस्क्रिप्शंस को स्टार्ट किसने किया? अशोका ने। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अशोका के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अशोका हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहला ऐसा राजा था जिसके टाइम पर रॉक इंस्क्रिप्शंस की शुरुआत हुई। रॉक इंस्क्रिप्शंस, पत्थरों पर लेख लिखने का जो आर्ट है वो अशोका के टाइम पे, ये रॉक इंस्क्रिप्शन कब स्टार्ट हुए? अशोका के टाइम पे स्टार्ट हुए। और अशोका के काल के हमारे पास आज जो उपलब्ध इस तरह के इंस्क्रिप्शंस हैं वो कम से कम 14 तो हमारे पास जो है रॉक इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल हैं। रॉक इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, अशोका के टाइम के, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के काल पे अशोकन रॉक इंस्क्रिप्शन कितने अवेलेबल हैं? 14 रॉक इंस्क्रिप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा पिलर इंस्क्रिप्शंस, इसमें एक और खास बात है कि जो पिलर इंस्क्रिप्शन यानी पिलर बनवा के उसके ऊपर लिखने का काम जो कराया वो भी अशोका ने कराया। तो हमारे पास आज प्रेजेंट डेट में अशोका के टाइम पीरियड के 7 पिलर्स पाए गए हैं। ये हमारे इंडिया में पाए गए हैं। देखो, पिलर्स इंडिया में अलग अलग जगह पे पाए गए हैं और ज़्यादातर ये यूपी और बिहार में पाए गए हैं। देखिए, 3 तो इसके पाए गए हैं बिहार में, 3 जो इसके पिलर इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं वो बिहार में पाए गए हैं, और बाकी के जो 3 इसके यूपी में पाए गए हैं और 1 हरियाणा में पाया गया है। 1 हरियाणा में पिलर पाया गया है। तो देखो, मैं खाली पिलर की बात बता रहा हूँ। तो ये जो 7 पिलर हैं इसके, वो 2-3 तो पाए गए हैं बिहार में, ठीक है, 3 यूपी में पाए गए हैं, और 1 जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो हरियाणा में पाया गया है, अम्बाला में, ठीक है। ये जो अम्बाला में पाया गया है ना, ये गांव है वहाँ पे टोपरा विलेज में पाया गया था। और इसकी खास बात ये है कि देखो, टोपरा में और एक यूपी में मेरठ में, ये जो इसके 2 इंस्क्रिप्शंस थे ना, पिलर इंस्क्रिप्शन, इनकी खास बात है वो ये है कि मेरठ वाला जो इंस्क्रिप्शन है और टोपरा वाला जो अम्बाला के पास जो टोपरा में पाया गया, इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, ये कौन है भाई फिरोज शाह तुगलक? जब हम दिल्ली सल्तनत टाइम पढ़ेंगे ना, दिल्ली सल्तनत टाइम, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद गौरी ने फिर क्या किया, दिल्ली सल्तनत की नींव डाली। उसके बाद फिर जो है उसमें एक डायनेस्टी आएगी, तुगलक डायनेस्टी, उसमें राजा था फिरोज शाह तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आएगा ये। तो इस फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, मेरठ वाले पिलर को और टोपरा, जो अम्बाला के पास टोपरा वाले इंस्क्रिप्शन को, दोनों को दिल्ली में मंगाया। तो ये दोनों आज के प्रेजेंट डेट में ये दोनों ही पिलर्स कहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं। तो ये दोनों मेरठ और टोपरा के जो पिलर्स हैं, इनको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मंगाया और आज ये प्रेजेंट डे दिल्ली में जो है, न्यू दिल्ली में दोनों ये पिलर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है, जो अशोक के जो ये इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, ये कौन सी भाषा में या कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। तो इनकी जो लिपि है, इस 4 लिपियों में जो है अशोक के जो है इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं। और अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। तो जो अफगानिस्तान में जो इसके अफगानिस्तान के एरिया में जो इसके पिलर्स पाए गए हैं, वो ग्रीक और अरमाइक जो है लिपि में पाए गए हैं। ये ग्रीक और अरमाइक लिपि कौन सी होती है, देखिए आज की जो अरेबियन जो भाषा है, यानी कि जो मुस्लिम भाषा है, वो कैसे लिखी जाती है, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है ना। तो ये ग्रीक, अरमाइक और ख्रोस्टी, ये जो 3 लैंग्वेज हैं, ग्रीक, अरमाइक और ख्रोस्टी, ये ग्रीक और अरमाइक के लिखे हुए जो इसके इंस्क्रिप्शन है वो तो अफगानिस्तान में पाए गए हैं। इसके अलावा जो ख्रोस्टी भाषा में जो लिखे हुए हैं ना, वो पाकिस्तान में पाए गए हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में जो इसके रॉक इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं पाकिस्तान में, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ख्रोस्टी में। लेकिन भारत के अंदर जितने भी इसके इंस्क्रिप्शन या पिलर्स पाए गए हैं, वो कौन सी लिपि में पाए गए हैं, वो ब्रह्मी लिपि में पाए गए हैं, ब्रह्मी में। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफगानिस्तान से जो अशोक इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं उनकी लिपि कौन सी है, तो ग्रीक और अरमाइक लिपि है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम एरिया में या नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में जो अशोक इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं, वो कौन सी भाषा लिपि में लिखे गए हैं, तो ख्रोस्टी लिपि में लिखे गए हैं। इसकी विशेषता क्या है कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, जबकि ब्रह्मी लैंग्वेज जो है वो ये प्राकृत, इसकी भाषा क्या होती है, प्राकृत या पाली। ये देखो, ये जनसाधारण की भाषा थी उस टाइम पे, प्राकृत और पाली जो थी ये जनसाधारण की भाषा थी। तो अशोका ने क्या किया था, जनसाधारण की भाषा में ही, प्राकृत और पाली में, जिसकी स्क्रिप्ट क्या कहलाती है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट। जैसे आज हम लोग हिंदी लिखते हैं तो उसमें कौन सी लिपि इस्तेमाल करते हैं, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि इस्तेमाल करते हैं, देवनागरी लिपि, है ना। तो ऐसी जैसे ABCD है, अल्फाबेट है, तो ये हमारा जैसे ANR आम जो हम पढ़ते हैं ना, ये कौन सी लिपि है, ये देवनागरी लिपि है। तो ऐसे ब्रह्मी स्क्रिप्ट एक अलग स्क्रिप्ट होती है, ख्रोस्टी की अलग स्क्रिप्ट है, ग्रीक और अरमाइक की अलग स्क्रिप्ट है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज हो गई। क्या इंपॉर्टेंट है कि रॉक इंस्क्रिप्शन से पहले अशोका ने स्टार्ट किए। दूसरी बात, इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो अफगानिस्तान तक पाए गए हैं, पाकिस्तान में पाए गए हैं और भारत में पाए गए हैं। टोटल कितने रॉक इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, टोटल 14 रॉक इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं। और पिलर कितने पाए गए हैं, टोटल 7 पिलर्स पाए गए हैं, और पिलर सिर्फ भारत में पाए गए हैं। ठीक है, और भारत में ये पिलर्स कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो ये 3 स्टेट्स में पाए गए हैं, हरियाणा में, बिहार में और यूपी में। हरियाणा के अंबाला में, यानी यमुनानगर के पास ही है ये, अंबाला और यमुनानगर, उसके बीच में गांव है टोपरा खुर्द नाम है इस गांव का। देखिए यहाँ पे 2 गांव हैं, एक टोपरा कला है और एक टोपरा खुर्द है। तो इन दोनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ मैं। अभी 2015 में देखिए, इधर देखिए, अप्रैल के महीने में अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है इसी पिलर्स को लेकर के। अप्रैल में 2015 में अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा के खट्टर जी, उन्होंने एक चीज़ स्टार्ट की, वहाँ पे 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चालू किया है, यही अशोका के जो है इंस्क्रिप्शंस को लेकर के। क्या है भैया इसमें, वहाँ पर एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये जो अंबाला है ना, अंबाला जहाँ पर ये पहले, जहाँ से अशोका का पिलर को ला करके दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर जो है एस्टेब्लिश करा दिया, तो वहीं पर अब यहाँ के जो गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा म्यूजियम और एक पार्क बनाया जा रहा है। 50 करोड़ रुपए का खर्चा उसमें आएगा। और इसमें हमारे भारत का सबसे बड़ा जो है ना, ये जो व्हील, जो अशोकन व्हील है ना, व्हील जो है, ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा व्हील जो है वो हरियाणा में स्थापित किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये लगभग 30 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी, 30 फीट ऊंचा। पूरे भारत में सबसे बड़ा चक्र जो होगा, ये जो व्हील होगा, ये कहाँ पर होगा, ये हरियाणा में टोपरा में बनाया जा रहा है। तो ये इसकी एक खास बात मैंने आपको और बता दी। अब इसके अलावा अशोका के बारे में और बाकी बातें क्या है कि इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन इंस्क्रिप्शंस की खोज कब हुई थी, कैसे पता चला, क्या हम शुरू से इनके बारे में जानते हैं, हम शुरू से इनके बारे में नहीं जानते हैं। इनकी खोज हुई है, एक मिनट रुकिए जरा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो जो अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं,
ये इंस्क्रिप्शंस को डिस्कवर किसने किया? तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस को 1750 में, सबसे पहले 1750 में इसको डिस्कवर किया था पाद्रेटी फैंथलर ने। किसने डिस्कवर किया था? ये ब्रिटिश एक ऑफिसर था, पाद्रेटी फैंथलर। देखिए ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस को डिस्कवर किसने किया? तो पाद्रेटी फिंथेलर ने किया। लेकिन पाद्रेटी फिंथेलर जो है इसको पढ़ नहीं पाया। इसके ऊपर जो ये ख्रोस्टी, ग्रीक, अरमाइक और जो ये ब्राह्मी लिपि में जो कुछ लिखा हुआ ना पाली भाषा में या प्राकृत भाषा में, वो इसको डेसिफर नहीं कर पाया। उसके बाद इसको डेसिफर किसने किया? तो देखिए लगभग 100 साल के बाद, इनको डिस्कवर होने के लगभग 100 साल के बाद में ये देखिए लगभग 90 साल के करीब, तो 1837 में इसको डेसिफर कौन करेगा? यानी इसको पढ़ के, इस लिपि को पढ़ के और उसको समझने का काम कौन करेगा, समझाने का काम वो किया जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया? जेम्स प्रिंसेप। ओके, तो जेम्स प्रिंसेप। ओके, तो देखिए ये दोनों ही व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि अशोकन इंस्क्रिप्शन को किसने डिस्कवर किया? तो ये व्यक्ति है। और इसको डेसिफर किसने किया? डेसिफर का मतलब इस भाषा को पढ़ के उसका मीनिंग निकालने वाली बात को बोलते हैं डेसिफर करना। तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको डेसिफर किया। कब किया? 1837 में किया। ये अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में अभी फिलहाल इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसने खाली रॉक इंस्क्रिप्शन के लिए नहीं जाना जाता। अशोक को हम खाली रॉक इंस्क्रिप्शन के बारे में नहीं जानते हैं कि भाई सिर्फ इसने रॉक इंस्क्रिप्शन लिखवाया है। इसने बहुत सारे बौद्धिस्ट जो है स्तूपास बनवाए, बहुत सारे क्या बनवाए? स्तूपास बनवाए। और बौद्ध ग्रंथों के अकॉर्डिंग अगर हम धार्मिक बातें करें तो बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग इसने 84,000 स्तूपास बनवाए थे अपने पूरे साम्राज्य में। लेकिन इतने पाए नहीं जाते। अभी इंपॉर्टेंट कुछ एक दो स्तूपास हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। एक है सांची स्तूप, सांची का स्तूप, ठीक है, और एक है बरहूत स्तूप। तो इनमें से ये दो स्तूप जो बड़े इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं, ठीक है। इसके अलावा अशोका जब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था या बौद्ध धर्म को फॉलो करने लग गया था, तो उसके बाद में उसने बहुत सारी बौद्ध यात्राएं की अपनी, मतलब यात्राओं पे गया, धार्मिक यात्राओं पर गया, ठीक है, प्रिविलेज के लिए गया। तो वो कहाँ पर और कब गया? देखो उसने लगभग अपने 259 में 10 साल के बाद, अपने कोरोनेशन के 10 साल के बाद 259 BC में, देखिए 261 में उसका धर्म परिवर्तन हो चुका है, मतलब उसका जो है हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब उसके 3 साल के बाद 259 में वो कहाँ जाएगा? बोध गया जा करके कुछ दिन के लिए जाएगा वहाँ तपस्या करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण के लिए। तो बोध गया जाएगा अपनी धार्मिक यात्रा के लिए। उसके और 10 साल के बाद में, यानी अपने कोरोनेशन के 20 साल बाद, यानी 249 BC में वो कहाँ जाएगा? गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, लुम्बिनी वन में। कहाँ जाएगा? लुम्बिनी वन में, ठीक है। तो लुम्बिनी वन में गया। तो देखो अशोक के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो बोध गया कब गया? तो बोध गया वो 259 BC में गया। उसके बाद लुम्बिनी वन में कब गया? वो कपिलवस्तु की लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो 249 BC में गया था। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने बहुत सारे महामात्याज को अपॉइंट किया और अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संमित्रा को भी भेजा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी हमने अशोक के बारे में पढ़ी। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और चीज़ है। एक वो चीज़ ये है कि जो बोध गया के पास में ना बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। बोध गया के पास में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। एक मिनट जरा यहाँ पे फोकस कीजिए। बोध गया के पास में बराबर की पहाड़ियाँ, देखिए बराबर का मतलब पहाड़ियों का नाम है बराबर की पहाड़ियाँ। ये बराबर की जो पहाड़ियाँ है ना, पहाड़ियाँ ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। ये पहाड़ियाँ कहाँ पे? बिहार में गया को तो बोध गया कह सकते हैं ना आप, बोध गया। तो बोध गया के पास बहुत सारे पहाड़ हैं, तो उन पहाड़ों को बोलते हैं बराबर की पहाड़ियाँ। वहाँ पर इसने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए। अब इसने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए काम करना शुरू किया थोड़ा सा, क्योंकि इसका हार्ट कन्वर्ट होने के बाद में ये इतना ज़्यादा जो है रिलीजियस पर्सन हो गया था कि ये सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करने लग गया था। अब आजीवक ये कौन सा रिलीजन है भाई? ये बिंदुसार द्वारा अपनाया गया। मैंने आपको बताया था ना अशोका के जो फादर थे वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। तो इसने बराबर की गुफाओं में 4 आजीवकों के लिए 4 गुफाएं बनवाई बराबर की पहाड़ियों में।
अब इन गुफाओं का नाम इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि अशोका द्वारा बराबर की गुफाओं में बनाई गई, पहाड़ियों में बनाई गई गुफाओं का नाम क्या है, तो इनके नाम है कर्ज। ये पहाड़ियों में बनी हुई गुफाओं के नाम है जो कि बिहार में है, गया के पास बराबर की पहाड़ियों में। कर्ज, चौपाल है, ये चौपाल नहीं, चौपाल, सुदामा, ये गुफाओं के नाम है, सुदामा। और अंतिम क्या है, विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी, ये 4 जो गुफाएं हैं ये आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए रहने के लिए बराबर की गुफाओं में अशोक ने बनवाई थी। अब देखिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही काफी है। अब ये अभी अशोका का जो है पूरा टाइमलाइन खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका जो पीरियड खत्म नहीं हुआ है। बाकी हम अशोका इंस्क्रिप्शंस के बारे में और उसके पिलर्स के बारे में, और जो इसका टाइम पर जो पॉलिटिक्स थी और उसके टाइम पर जो सोसाइटी थी, उस सारी बातों, एडमिनिस्ट्रेशन था, उन कैसा सिस्टम चलाता था, उसकी आर्मी को कैसे मेंटेन किया जाता था, क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या प्रशासन था, ये सारी बातें अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सी यू, थैंक यू।